तो बात है 23 मार्च 1901 की। पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक गुमनाम खत मिलता है। इस खत में लिखा था कि एक लड़की जिसका नाम ब्लांचे मोनियर है, उसको अपने घर के तहखाने में पिछले 25 सालों से कैद करके रखा गया है। तो आप मेहरबानी करके इस केस की तफसील से जांच करें और उस मासूम को उस कैद से रिहा करवाएं। जिस इलाके का जिक्र इस गुमनाम खत में किया गया था, उस शहर का नाम था पोर्टियर्स। अटॉर्नी जनरल पुलिस को इत्तला करता है कि इस लोकेशन पर एक लड़की को कैद करके रखा गया है एक खत के मुताबिक, तो जाकर इस केस की तफसील में जांच करके आओ। अब पुलिस का एक दस्ता पहुंचता है ब्लांचे मोनियर के घर। दरवाज़ा खटखटाया जाता है, कोई नहीं खोलता। लेकिन जब पुलिस सख्ती से दरवाज़ा पीटती है तो एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है जिसका नाम था मैडम मोनियर। पुलिस घर की तलाशी शुरू करती है लेकिन पूरे घर में कुछ नहीं मिलता। फिर पुलिस जब घर के तहखाने की तरफ जाती है तो वहाँ उनको एक कमरा दिखाई देता है। पुलिस कमरे के दरवाजे को खोलती है तो एक भयानक सी बदबू आती है। कमरे को खोलने वाले का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है कि बदबू इतनी भयानक थी कि उनका इसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बहरहाल जैसे तैसे दरवाजे को खोलने के बाद बड़ी मुश्किल से खिड़की को भी खोला जाता है। उसके बाद कमरे के पर्दे उतारे जाते हैं जिन पर सालों से धूल की चादर जमी हुई थी। कमरे में कई जगह मछली, गोश्त और ब्रेड के टुकड़े बिखरे पड़े थे जिनको चूहे खा रहे थे। लेकिन जो बात सबसे हैरान कर देने वाली थी वो ये कि कमरे के बिस्तर पर कंबल के नीचे एक हड्डियों का ढांचा बनी एक डरी सहमी औरत थी जिसको देखकर सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। ये औरत इतनी दुबली हो चुकी थी कि उसकी हड्डियां साफ दिख रही थी। आप वीडियो में इसको देख पा रहे होंगे। इस औरत के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। कहा जाता है कि इसने पिछले 20 साल में कोई कपड़ा नहीं पहना। और ऊपर से जब ये जो सीन था, इसमें लड़की ने अपने बॉडी को बालों से ढक रखा था और ये इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि इसकी हड्डियां तक साफ दिख रही थी। इस औरत को उठाया जाता है और इसको पेरिस के एक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पर जब इसका वज़न तोला जाता है तो इसका वज़न महज 55 पाउंड यानी कि लगभग 25 किलो निकलता है। इस औरत को नहलाया जाता है, इसको नए कपड़े दिए जाते हैं जिसको पहनने के बाद ये औरत बेहद खुश होती है। इस औरत का नाम था ब्लांचे मोनियर, जिसने बीते 25 सालों में सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। और अब जब इसको उजाले में लाया गया तो इसकी आंखें इतनी चौंधिया गई कि ये इस रोशनी को तक नहीं झेल पा रही थी। ये औरत दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो चुकी थी। अब उस गुमशुदा खत की बिना पर लड़की की माँ मैडम मोनियर और इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसका नाम मीरस होता है और इनसे पूछताछ का दौर शुरू होता है। और पूछताछ के दौरान एक दिल को दहला देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली कहानी सामने आती है। तो मैडम मोनियर कहानी तफसील में सुनाना शुरू करती है। मैडम मोनियर एक बेहद अमीर शख्स की पत्नी। इस शख्स का नाम एमिल मोनियर। अब मैडम मोनियर की एक बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी। आप फोटो देख पा रहे होंगे इसका। पैदाइश होती है इस लड़की की ब्लांचे मोनियर की 1 मार्च 1849 में। ये लोग बेहद अमीर, ऑलमोस्ट एरिस्टोक्रेट सोसाइटी के लोग। अब जैसा हमारे आज के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रवायत है, वैसा उस वक्त के वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी होता था, वो है अरेंज्ड मैरिज। मैडम मोनियर खुद एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी और चाहती थी कि उसकी ये बेटी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे पोर्टियर शहर में हैं, उसकी शादी भी किसी रईस ख़ानदान में हो, उनका खुद का भी ओहदा माशरे में बढ़े और पुरानी रवायत पर ये लोग काबिज रहें। लेकिन क्या होता है कि ब्लांचे अपने ही शहर के एक लड़के से मोहब्बत कर बैठती है जो कि खुद पेशे से एक अटॉर्नी था और ब्लांचे से करीब 9 साल बड़ा था। अब मोहब्बत का दौर चालू होता है, डेटिंग वगैरह शुरू होती है। शहर की आबो हवा में बात घुलने लगती है कि जो ब्लांचे मोनियर है, बेहद खूबसूरत लड़की, उसका एक लड़के से अफेयर है जो कि खुद पेशे से एक लॉयर है, तो और 9 साल बड़ा है। तो ये बात धीरे धीरे मैडम मोनियर को भी पता चलती है। तो मैडम मोनियर को जब पता चलती है तो ये ब्लांचे मोनियर के भाई मोरस को उसको भी बताती है कि ब्लांचे का इस वकील से अफेयर है और वो
अब उसकी बदनामी का कारण बन रहा है। तो धीरे धीरे ब्लांचे पर प्रेशर डाला जाता है। उसकी माँ उसको प्रेशराइज़ करती है कि वो उसकी पसंद के लड़के से शादी कर ले। हालांकि 1849 में ब्लांचे की पैदाइश हुई थी और अब उसकी उम्र ऑलमोस्ट हो चुकी थी 25 की, जो कि उस टाइम शादी के लिए काफ़ी अच्छी उम्र थी, ऑलमोस्ट शादी की उम्र पार करने को थी। तो यहाँ पर मैडम मोनियर प्रेशर डालती है ब्लांचे पर कि हम जो लड़का बताएं उसे शादी कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ब्लांचे जिसको बेपनाह मोहब्बत थी इस अटॉर्नी से, तो वो साफ मना कर देती कि वो किसी और लड़के से शादी नहीं कर सकती। तो इस बात पर मैडम मोनियर और उसके भाई को गुस्सा आता है। दोनों अब अपनी आपसी सहमति से, अपनी आपसी राय से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ब्लांचे मोनियर को कुछ दिन के लिए एक कमरे में बंद कर देंगे। उसके बाद इसके खुद की अकल ठिकाने आ जाएगी और ये खुद हमारी पसंद के लड़के से शादी करने को तैयार हो जाएगी। तो प्लान को अमल में लाया जाता है। जैसे ही ब्लांचे मोनियर अटॉर्नी इस वकील से मिलकर अपने घर आ रही होती है, तो घर आने के बाद ब्लांचे मोनियर की माता, उसकी माँ जो है, वो इसको ले जाती है नीचे तहखाने में किसी काम के बहाने और उसको अंदर धक्का देकर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। और धक्का देने से पहले यहाँ पर एक बेड की व्यवस्था ऑलरेडी कर दी जा चुकी होती है जिस पर ये सो सके और खाना ये इसको बाहर से दिया करेंगे। तो ब्लांचे मोनियर अंदर दरवाजे में कैद हो चुकी थी। सबको उम्मीद यही थी कि ब्लांचे मोनियर जल्द ही टूट जाएगी और उसके बाद मैडम मोनियर के पसंद के लड़के से शादी करने को तैयार हो जाएगी, ताकि उनका एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में ओहदा बढ़े, उनकी जान पहचान बढ़े, उनका रसूख बढ़े। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो मैडम मोनियर के एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उल्टा था। ब्लांचे एग्री नहीं करती है कि वो किसी और लड़के से शादी करेगी। वो रट लगाए बैठती है कि उसको सिर्फ उस वकील से शादी करनी है, किसी और से नहीं। तो मैडम मोनियर ये बात अपनी ईगो पर लेती है और वो भी फैसला कर लेती है कि वो तब तक ब्लांचे को रिहा नहीं करेगी जब तक कि वो उसकी बात से एग्री ना कर जाए और उसकी पसंद के लड़के से शादी करने को तैयार ना हो जाए। लेकिन ब्लांचे अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है और कई नौकर जो थे, घर के जो नौकर चाकर थे, वो भी मैडम मोनियर से कहते हैं कि ब्लांचे अब की बात नहीं मानेगी, इसको प्लीज़ रिहा कर दो। लेकिन मैडम मोनियर जो थी वो पूरी अपनी ईगो में, अपनी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, अपनी कंजर्वेटिव सोसाइटी की ईगो में, और वो ये फैसला करती है कि ब्लांचे को उसकी बात माननी ही पड़ेगी वरना उसका नतीजा यही होगा कि उसको कभी रिहा नहीं किया जाएगा। तो अब ब्लांचे को 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल बीत जाते हैं। नौकरों को ब्लांचे से लगाव होता है। वो चाहते थे कि ब्लांचे को रिहा कर दिया जाए। कई बार नौकर उसके साथ बैठते, उससे बात करते, लेकिन उसके बाद मैडम मोनियर के कहने पर उसको और नौकर लोगों को भी ब्लांचे के साथ बैठने से मना कर दिया गया। ब्लांचे के कमरे के अंदर खाने की थाली सरका दी जाती और थोड़ा रेस्ट चाहिए मेरे को। और ब्लांचे के कमरे के अंदर खाने की थाली सरका दी जाती, वो खाना खाती और पड़ी रहती। दोस्त के नाम पर सिर्फ चूहे उसके दोस्त थे जो कि कमरे में आते, गोश्त और दूसरा जो सामान है वो कुतरते और चले जाते। और इसी तरह बीतते बीतते 10 साल बीत गए। जब 10 साल बीते तो ये जो अटॉर्नी था, जो कि ब्लांचे का बॉयफ्रेंड था, इसकी एक बीमारी की वजह से मौत हो जाती, जो कि बीमारी इसको पहले से चली आ रही थी। लेकिन ब्लांचे को ये भी नहीं बताया जाता कि उसका जो लवर था, जिससे वो बेहद बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसकी मौत हो चुकी है। और मैडम का यही होता है कि जब तक ब्लांचे खुद ये करने को तैयार ना हो जाए कि ठीक है आप मेरी जिससे शादी करवाना चाहते हो करवा दें, तब तक वो उसकी मौत की खबर भी ब्लांचे को नहीं देगी। तो इस जद्दोजहद में करीब 1901 आ जाता है और 1901 में जब ब्लांचे मोनियर को 25 साल हो चुके थे, तब एक गुमशुदा खत अटॉर्नी जनरल को, पेरिस के अटॉर्नी जनरल को मिलता है। कई लोग इसमें कहते हैं
कि शायद ये मैडम मोनियर है उसके किसी नौकर ने भेजा था। कई लोग कहते हैं कि ये इनके किसी पड़ोसी ने भेजा था कि ब्लांचे मोनियर को कैद करके रखा गया और सबको ये बता दिया गया है कि वो गुमशुदा है, कहीं भाग गई है और अब वो पोर्टियर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। तो 13 मार्च को जब भेजा जाता है, 13 मार्च को जब ये खत आता है, उसके बाद पुलिस को भेजा जाता है, तफ्तीश होती है और उसके बाद जब ये केस खुलता है और पुलिस जब ब्लांचे को लाती है, उसके बाद मैडम से और उसके भाई मोरिस से, दोनों से पूछताछ की जाती है। तो उसके बाद जो लोगों का गुस्सा है वो फूट पड़ता है इन दोनों के खिलाफ कि कोई कैसे अपनी बेटी को इस तरह से कैद करके रख सकता है, उसको इतनी जलालत भरी ज़िंदगी दे सकता है। और उसके मतलब वो लड़की तो अपनी ज़िंदगी हार गई ना। अगर देखा जाए तो जो लड़की 25 साल की थी उसको 25 साल कैद में रखा दिया। ऑलमोस्ट 25 नहीं, ऑलमोस्ट 26 साल है ये। 1975 में ब्लांचे को कैद किया गया था और 1875 में कैद किया गया था। 1879 में ब्लांचे के पिता की मौत हो जाती है, जबकि और 1885 में ब्लांचे का जो लवर था उसकी मौत हो जाती है और सन 1901 आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 26 साल मानकर चलिए आप इसको, 26 साल तक एक लेडी को इस तरह से कैद रखना जहाँ पर उसको रोशनी तक ना दिख सके, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो अब जो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है तो पुलिस को लगता है कि ये जो लोग हैं, जो भीड़ है, ये जो मॉब है, ये मैडम को जो ये जो मैडम मोनियर है उसको मार डालेगी। तो मैडम मोनियर को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी जाती है। लेकिन जब मैडम मोनियर देखती है कि भीड़ का इतना गुस्सा है, लोग उसके बारे में इस तरह की बातें बना रहे हैं, तो उसको खुद के किए पर शर्मिंदगी होती है कि मैंने क्या कर दिया अपनी बच्ची के साथ। और इस सदमे की वजह से कहें या स्ट्रेस की वजह से कहें, इस रिपोर्ट के दाखिल होने के बाद करीब 15 दिन के भीतर ही मैडम मोनियर की मौत हो जाती है। और उसकी मौत होने से पहले वो कई बार खुद से दोहराती हुई पाई गई। कई लोगों ने उसको खुद से कहते हुए सुना, मेरी प्यारी बच्ची, हाय मेरी बेचारी बच्ची। क्या मतलब उनके दिमाग की साइकी क्या रही होगी कि जिस और लड़की को 25 साल कैद किया उन्होंने, अब जाके उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है। अब मैडम के मरने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है उसके भाई पर, जिसका नाम था मोरिस। तो मोरिस के बारे में कहा जाता है कि सारा जो आइडिया था ये मैडम मोनियर का था, ना कि मोरिस का था। तो जब उसको कस्टडी में लिया जाता है, उसको हिरासत में लिया जाता है, उसके ऊपर केस किया जाता है, तो जो मोरिस मोनियर था वो खुद लॉ की पढ़ाई कर रहा था, वो खुद पेशे से वकील था। तो वो अपना केस खुद लड़ता है और वो कहता है कि मैंने ना तो इस केस में मेरी कोई मेरी भूमिका थी, जो भी प्लान था मेरी माँ का था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो जब अदालत उसकी दलीलें सुनती है, तो दलील सुनने के बाद उसको मैक्सिमम अदालत लोगों के गुस्से को देखते हुए जो मोरिस मोनियर है उसको 15 महीने की जेल की सज़ा सुनाती है। इस पर भीड़ का गुस्सा इतना शांत नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक नॉर्मल हो चुका था। लेकिन अब चूँकि मोरिस मोनियर खुद भी पेशे से एक वकील था, तो वो 30 नवंबर को महज 1 महीने के बाद ही बेल के लिए अप्लाई कर देता है। उसको बेल मिल भी जाती है। इस बीच में जो मोरिस मोनियर था, इसका कहना था कि जो ब्लांचे थी वो काफ़ी बगावती थी, काफ़ी उद्दंड थी और काफ़ी रेज था उसमें, काफ़ी गुस्सा था और वो दिमागी रूप से पागल थी। इस वजह से हमको उसको कमरे में बंद करना पड़ा। हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी उसको कमरे में बंद करने के पीछे, हम सिर्फ उसका भला चाहते थे। लेकिन एक लड़की जो कि सिर्फ नए कपड़े और नहाने के बाद, नए कपड़े पहनने के बाद खुश हो जाती है, उसके साथ आप मतलब इतना जानवरों जैसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। तो 1 महीने के बाद रिहा हो जाता है इसका भाई मोरिस मोनियर। और ये जो लोगों का गुस्सा है उसके बाद फिर से फूट पड़ता है कि जिस शख्स को कम से कम 15 महीने की सज़ा सुनाई, उसको कम से कम 1 साल की सज़ा तो दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और कानून के लूप होल्स का यूज़ करके
मॉरिस मोनियार है वो छूट जाता है। अब आता है सन 1913, लगभग ये जो केस दाखिल हुआ था इसके 12 साल बाद की बात है। ये मॉरिस मोनियार की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। इस बीच में जो लड़की थी ब्लांचे मोनियार वो हॉस्पिटलाइज थी, उसको स्किज़ोफ्रेनिया और कई तरह की और मेंटल डिजीज़ हो चुकी थी। तो वो हॉस्पिटल में अपना जीवन काट रही थी और ठीक 12 साल के बाद जिस सन में मॉरिस मोनियार की मौत होती है 1913 में, उसी सन में इस लड़की की जिसका नाम ब्लांचे मोनियर था उसकी भी मौत हो जाती है। तो ये थी कहानी एक लड़की जिसका नाम ब्लांचे मोनियर, उसके बारे में, उसकी दुखद ज़िंदगी के बारे में। साहिर लुधियानवी की कुछ लाइन है, हर इंसान ये सुनता आया है कि दुख की धूप के आगे सुख का साया है। हमको इन सस्ती खुशियों का लोभ मत दो, हमने सोच समझ कर ये गम अपनाया है। अव्वल अव्वल जिस दिल ने बर्बाद किया, आखिर आखिर वही काम आया है। पैदाइश के दिन से मौत की जद में है, ये कौन हमें इस मकतल में ले आया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।